Hello everyone. Today I am going to start the new lecture, lecture 9 on the topic of Regulating Act 7073. तो इसकी हमने पहले अपने सभी लेक्चर कंप्लीट किए हैं। 8 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए साइड में यहाँ पर आई बटन का क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। रेगुलेटिंग एक्ट 7073। द रेगुलेटिंग एक्ट 7073 वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इट्स रेगुलेशंस टू मेंटेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था इसके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसको इसलिए रेगुलेट किया गया था ताकि ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, उसको मेंटेन कर सके और उसको अपने कंट्रोल कर सके, अपने उसकी पावर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसमें यही है। इसके रीज़न बताया था, उसके इस्टेब्लिशमेंट के रीज़न क्या थे। टू ब्रिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसा भी मैंने ऊपर बताया है, इसको जैसे ही ये रेगुलेटिंग एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था तो जितनी भी कंपनी की मैनेजमेंट थी वो सारी जो कंट्रोल था उसका, वो सारा किसके पास चला गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। और सेकंड रीज़न है टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन था कंपनी का इंग्लैंड में, उसको चेंज करना, मतलब उसको रिफॉर्म करना। ठीक है, इसका मेन रीज़न था। और फॉर रिफॉर्मिंग कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था कंपनी का, उसको भी चेंज करना था। ठीक है, दोनों में चेंजिंग हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट को इस्टेब्लिश करते ही। टू प्रोवाइड प्रॉपर रेमेडीज अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ कंपनी सर्वेंट इन इंडिया। देखिए, जो कंपनी सर्वेंट थे इंडिया में, वो उनके ऊपर मतलब कि जो ऑपरेशन का मतलब अत्याचार, जो अत्याचार हो रहे थे उसका अगेंस्ट ही उसको रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ताकि प्रॉपर उनको रेमेडीज मिलती रहे। तो इस वजह से इसका ही हमारा बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड हमारा कंप्लीट हो, और इसके कुछ प्रोविजंस भी है, उनको भी देखेंगे। इसके प्रोविजंस को देखते हैं। सबसे पहले हम टोटल प्रोविजन इसके थे 5 प्रोविजन है। ओके, फर्स्ट प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। चेंज इन कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा भी मैंने बताया था ऊपर रीजंस में, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज करना था। ठीक है, उसके अंदर रिफॉर्म लाना था। द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वॉज टू मेक चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू टाइटन अप इट्स कंट्रोल विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए, जो इसका फर्स्ट प्रोविज़न है, इसमें यह कहा गया है कि जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उनको उनके अपॉइंटमेंट और उनके रिटायरमेंट जो करने के लिए उसके अंदर पॉलिसी बनाया जाए। ठीक है, उनको चेंज किया जाए, जिससे कि जो उसका कंपनी का कंट्रोल है वो किसके हाथों में आ जाए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में आ जाए। ठीक है, फिर वो मतलब कि जो अपॉइंटमेंट थी, जो रिटायरमेंट थी, वो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही होनी थी। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट रेज्ड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 1 to 4 years। देखिए, इस जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके आने से पहले जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उनका जो टेन्योर था, उनकी जो मतलब कि जो ऑफिस में रहते थे, जो उनका जो भी थी, मतलब मान लीजिए, ठीक है, तो उनका 1 year का टेन्योर था। ठीक है, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद इसका टेन्योर हो गया 4 years। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अब हम इसके सेकंड प्रोविजन में आते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। मतलब कि जो कंपनी थी, कंपनी की गवर्नमेंट थी कहाँ पर? बंगाल में। उसके अंदर रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, उसको रीऑर्गेनाइज करना, इसके अंदर ये सेकंड प्रोविजन में ये था। इसको अब देखते हैं हम अच्छे से। द रेगुलेटिंग एक्ट लीड टू the changes in the organization and powers of the government of presidency of Calcutta and Diwani province of Bengal, Bihar and Odisha। देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको इस्टेब्लिश करते ही
जो हमारी गवर्नमेंट थी कहाँ पर, कलकत्ता में, ये एक प्रेसिडेंसी थी। और जो प्रोविंस थी कौन सी, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जो वहाँ पर दीवानी प्रोविंस थी, ठीक है, उसके अंदर चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया, वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको पावर में चेंजेस करना उसकी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और पावर में चेंजेस करना गवर्नमेंट की, ठीक है। द एक्ट अपॉइंटेड अ गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसलर्स फॉर सेटलिंग द सिविल एंड मैरीटाइम केसेस इन प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता। अभी हमने बताया था कलकत्ता की प्रेसिडेंसी, ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने इसके अंदर चेंजेस करने के लिए इसमें एक गवर्नर जनरल और 4 काउंसलर्स अपॉइंट किए थे फॉर सेटलिंग द सिविल एंड मैरीटाइम केसेस। देखिए मैरीटाइम केसेस मैंने आपको पहले भी बताया, मैरीटाइम केसेस वो होते हैं जैसे कि समुद्र से, मतलब कि जितने भी वसल्स थे, ठीक है, समुद्री से रिलेटेड, ठीक है, उन सभी से केसेस से रिलेटेड ये देखती थी फिर, ठीक है, क्योंकि इसमें अपॉइंट करते थे गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसिलर्स को, ये सेटलिंग डाउन करते थे सिविल केसेस और मैरीटाइम केसेस। The act lead to the changes in the designation of Governor of Bengal into the Governor General of Bengal। देखिए इसमें बंगाल, जो बंगाल अभी डिस्कस किया है, इसमें बंगाल में एक गवर्नर अपॉइंट किया गया था, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया इसके नेम को, जैसे गवर्नर नेम है, इसको इसकी डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद। द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वॉज 5 years। आपको तो ये ध्यान रखना ही होगा, जो गवर्नर जनरल थे और जो काउंसिल्स के मेंबर थे उनका जो टेन्योर था ऑफिस में, उनका जो टेन्योर था उनका 5 years था, ठीक है। चेंज कर दिया था ना इसमें, रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के बाद इसमें चेंजिंग आई थी, क्या आई थी, 5 year कर दिया गया था। द डिसीजन ऑफ दिस काउंसिल वॉज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी वोट। जो डिसीजन होते थे काउंसिल में वो मेजोरिटी बेसिस पर होने लगे रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद। द रेगुलेटिंग एक्ट प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एट कलकत्ता एट द टाइम ऑफ वॉर ट्रीटी एक्सेट्रा। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट प्रोवाइड करने के बाद जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास एंड बॉम्बे, उसको कंट्रोल कौन करने लगा था, जो गवर्नर जनरल था कहाँ का, कलकत्ता का, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी कलकत्ता की, वो कंट्रोल करने लगी किसको, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को। लेकिन जब करती थी जब कोई वॉर से रिलेटेड कोई ऐसा समय आ जाता है, ये ट्रीटी से रिलेटेड, ठीक है, इस तरह के टाइम पर ये कंट्रोल करती थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रोविज़न पर। थर्ड प्रोविज़न हमारा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जो मतलब कि लॉ पास करती है, ऑर्डिनेंस पास करती है, उससे रिलेटेड। द चार्टर ऑथराइज द कंपनी टू मेक द रूल्स एंड पास द ऑर्डिनेंस फॉर द गुड गवर्नमेंट। इस चार्टर को ऑथराइज किया गया था और चार्टर को ऑथराइज करने के बाद कंपनी को पावर दे दी गई थी कि वह रूल बना सकती है और ऑर्डिनेंस पास कर सकती है फॉर द गुड गवर्नमेंट, okay, but this could be proved effective only when the consent of the Supreme Court of Judicature at Fort William was received। लेकिन जब भी वह रूल पास करती थी या फिर कोई ऑर्डिनेंस पास करती थी, उसको परमिशन लेनी होती थी किससे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से, जो कहाँ पर थी, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया पहले भी, फोर्ट विलियम आपने सुना ही होगा, अगर पहले वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। द 2 मेन फीचर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव सिस्टम, इसके 2 फीचर थे लेजिस्लेटिव सिस्टम के, इसको देख लेते हैं हम। इट एबोलिश द अननेसेसरी डिले विच वॉज कॉल्ड ड्यू टू रूल ऑफ टेकिंग कंसेंट फ्रॉम कंपनीज डायरेक्टर इन इंग्लैंड। देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद इसको अप्लाई करने के बाद रेगुलेटिंग एक्ट को, तो इसमें क्या हुआ था, जो अभी हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट जुडिकेचर से कंसल्ट लेनी होती थी अगर कोई भी लॉ पास करना होता था कंपनी को, तो इसमें जो अननेसेसरी डिले था उसको कम कर दिया था, ठीक है। मतलब कि इसको परमिशन लेनी होती थी, जो इंग्लैंड में कंपनी डायरेक्टर थे उनसे परमिशन लेनी होती थी, लेकिन अब इसको किससे लेनी होती है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से। क्लियर।
तो अब इसके अंदर मतलब कि टाइम जो वेस्ट होता था वो बच गया था, क्योंकि उनको इंग्लैंड जाना होता था, वहाँ पर परमिशन लेनी होती थी। अब ये भी नहीं पता होता था कि कब उनको परमिशन मिलेगी, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता था। अब इसको परमिशन इंग्लैंड से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और जुडिकेचर से परमिशन लेने की जरूरत हो गई थी अब, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ही। इट पुट एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द हैस्टी लेजिस्लेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी वह इफेक्टिवली कंट्रोल करने लगी थी लेजिस्लेशन को, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने फोर्थ प्रोविजन पर। फोर्थ प्रोविजन हमारा कहता है प्रोविजन ऑफ प्राइवेट ट्रेडिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स गिफ्ट्स एक्सेट्रा। मतलब कि प्रोहिबिट कर दिया गया था कोई भी प्रेजेंट्स गिफ्ट्स या फिर कोई प्राइवेट ट्रेडिंग करता है उससे, मतलब कि उनको प्रोहिबिट कर दिया था। कि इनको अभी देखते हैं इसमें क्या है। द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ काउंसिल और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट could not do any private trading and they could not accept any presents gifts etc। देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद इसमें जो आया था प्रोहिबिशन कर दी थी किनके ऊपर, जो हमारे गवर्नर जनरल थे और जो काउंसिल के मेंबर थे और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दी थी कि वो कोई भी प्राइवेट ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। और ना ही वे किसी से कोई प्रेजेंट्स ले या फिर प्रेजेंट्स जो गिफ्ट होते हैं उनको ना ले या फिर कोई मनी ना ले किसी से। किस लिए, ताकि जो ब्राइबरी होती थी उसको कम किया जा सके, करप्शन होते थे उनको कम किया जा सके। ओके, द ऑफेंसेस एंड क्राइम्स कमिटेड बाय द गवर्नर जनरल मेंबर्स ऑफ काउंसिल एंड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कुड बी ट्रायल एंड पनिश्ड बाय द कोर्ट ऑफ किंग इन काउंसिल। देखिए जो ऑफेंसेस और क्राइम्स कमिट किए जाते थे किनके द्वारा, गवर्नर जनरल होते थे और जो मेंबर ऑफ काउंसिल होते थे और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे उनके द्वारा अगर किए जाते थे तो उनको ट्रायल और जो पनिशमेंट होती थी वो किसके द्वारा दी जाती थी। और जो ट्रायल चलता था कहाँ पर, किंग इन काउंसिल में, ठीक है। जो ये कोर्ट थी हमारी किंग इन काउंसिल, ये हमने पहले वीडियोज़ में डिस्कस किया है, ठीक है। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किंग इन काउंसिल अगर आपने हमारे लेक्चर नहीं सुने तो स्टार्टिंग से। तो अब हमारा आता है फिफ्थ प्रोविजन, ये हमारा लास्ट प्रोविजन है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कैलकाटा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कैलकाटा में इस्टेब्लिश की गई थी, ये इससे रिलेटेड है प्रोविजन। अब देखते हैं इसमें क्या है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑथोराइज्ड द क्राउन टू इशू अ चार्टर टू इस्टेब्लिशमेंट अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम कैलकाटा। मतलब कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसने ऑथोराइज कर दिया था किसको, क्राउन को, कि वो चार्टर इशू करे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कहाँ पर, कलकत्ता में। और वो उन्होंने किया भी, सुप्रीम कोर्ट को जुडिकेचर इस्टेब्लिश किया फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है, ठीक है। द गवर्नर जनरल, मेंबर्स ऑफ काउंसिल एंड द जज वर ऑथोराइज टू एक्ट एज अ जस्टिस ऑफ पीस एंड हेल्ड क्वार्टर session for administration of criminal justice. Sir Eliza MP was appointed as the first judge of Supreme Court at Fort William। जो हमारे गवर्नर जनरल और जो मेंबर की काउंसिल थी, जो मेंबर ऑफ काउंसिल थे और जो जज थे उनको ऑथोराइज कर दिया गया था कि वो जस्टिस ऑफ पीस करे और जो सेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो क्रिमिनल जस्टिस थे उनको हेल्ड करे, ठीक है। सर एलिजा एम्पे, ये हमने पहले भी आपने नाम सुना होगा, सर एलिजा एम्पे हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए। सर एलिजा एम्पे अपॉइंट कर दी गई थी किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम में जज अपॉइंट कर दी गई थी। हमारी फर्स्ट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम में। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। तो अगर आपको हमारी और भी काफ़ी वीडियोस देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बेल आइकन दे दूंगा, आप यहाँ पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आपको हमारी सभी वीडियोस इंडियन लीगल हिस्ट्री की आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।